शादी के बाद ससुर को फालिज की बीमारी हो गई, तो सास ने मेरी जिम्मेदारी ससुर की देखभाल पर लगा दी। मेरे ससुर की इतनी उम्र नहीं थी जितनी मैं समझती थी। वो अभी काफी जवान थे। मैं रोज जैतून के तेल से ससुर की टांग की मालिश करती तो मुझे अजीब सा महसूस होता। एक रात में मालिश करने में मसरूफ थी कि मेरी आंखें नींद से बंद होने लगीं। तो अचानक मेरा हाथ ससुर की खास जगह पर लगा। तो मैं चौंक गई। क्या इस उम्र में भी इतना सख्त? खैर, मैंने उस ख्याल से अपना जहन झटक दिया और वापस आकर अपने कमरे में सो गई। लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। पूरी रात में इसी सोच में रही कि अगर एक बार अपने ससुर से ऐसा हो जाए तो क्या होगा। लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि एक बार देख लूं तो सही। इसमें हरज ही क्या है, कौन सा किसी को पता लगेगा। इस रात में पूरी तैयारी में थी। मैंने तंग कपड़े पहन रखे थे। जब सब सो गए तो मैं तेल हाथ में लिए ससुर के कमरे में दाखिल हुई। उनके सामने बैठकर जब मैंने टांग की मालिश करनी शुरू की तो मेरा हाथ ससुर की तरफ बढ़ा। मैं एक बड़े घर की बहू थी। मेरे वालिदैन बचपन में ही इंतकाल कर गए थे और मैं अपने दूर के रिश्तेदार के घर यतीम की जिंदगी गुजार रही थी। मेरे रिश्तेदार के यहाँ एक दिन गई, यूं उस नेक दिल इंसान ने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगकर मुझे एक आलीशान वो शौकत में शादी कर दी। मैं इस घर में हूं और उनकी नजर मुझ पर पड़ी। बहू बन चुकी थी। जिंदगी में हर तरफ सुकून ही सुकून आ गया था। लेकिन अचानक ही एक दिन बड़े हादसे में मेरा शौहर इंतकाल कर गया और मैं जवानी में ही बेवा हो गई। मेरे शौहर के सिर्फ दो ही भाई थे और अब मेरा छोटा दीवर ही रह गया। ससुर मुझसे उसकी शादी करना चाहते थे क्योंकि ससुर ने कहा वो अपनी यतीम बेटी की शादी किसी और से नहीं होने देंगे, बल्कि वो अपने दूसरे बेटे से ही उसकी शादी कर देंगे। मेरी सास इस शादी पर राजी नहीं थी, जबकि दीवर और ससुर की उसी में मर्जी थी। मेरी सास को लगता था कि जो बेहू मेरे ससुर को पसंद करते हैं वो यतीम लड़कियां पहले ही अपने माँ बाप को खाकर बैठी होती हैं और बाद में शौहर को भी खा जाती हैं। यानी उनकी नहुसत पर साए उनके शोहरों की मौत हो जाती है। मेरी सास की ये छोटी सोच ने शौहर के मरने के बाद मेरी जिंदगी भी अजीब बना दी थी। लेकिन इस घर के सिवा मेरा दूसरा कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप रहती। मेरे शादी को लेकर घर में झगड़ा चल रहा था। एक रात मेरे ससुर अचानक बीमार हो गए और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, जिसे देखते हुए मेरा दीवर फौरन अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि इन्हें फालिज हो चुका है और अब वो शायद ही ठीक हूं। मेरा दीवर ससुर को वापस घर ले आया और उम्मा पर खूब बरसा कि इस मर्तबा तो ही अपना शौहर खा रही है। मेरी सास भी शायद सदमे की हालत में थी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में बंद हो गईं और बहुत ही कम किसी से बात करते। ससुर की हालत को देखते हुए मेरे दीवर ने मुझसे कहा, एक काम वाली रख लेते हैं जो अबा का काम कर देगी। मैंने भी इस बात पर हामी भर ली, क्योंकि जवान बहू अब ससुर के कमरे में खास वक्त तो नहीं रह सकती थी। इसलिए बड़ी उम्र की एक मुलाजमा को रखना ही बेहतर था, क्योंकि अब तो मेरी सास भी अपने कमरे में बंद रहते। कुछ दिनों में मुलाजमा का बंदोबस्त हो गया। मुलाजमा रोज काम पर आती और कमरे में ही वक्त गुजारती। जब मेरा दीवर घर आ जाता तो मैं भी अपने ससुर के पास इसकी मौजूदगी में चली जाती और ससुर के कमरे की जानिब देखती। मेरे लिए ये बात बहुत हैरान कुन थी, लेकिन खामोश तमाशाई बनी हुई सब कुछ देखती रहती और आकर क्या कह सकती थी। एक दिन मैं अपने अंदूर के रिश्तेदारों के घर गई, जिन्होंने मुझे बचपन में पाला पूसा था। मुझे घर से कॉल आई। फोन पर मुलाजमा की आवाज थी, जो काफी डरी सहमी हुई थी, पर उसने मुझे फौरन घर आने का कहा। मैं इसी वक्त जल्दी जल्दी घर पहुंची तो मुलाजमा दरवाजे में खड़ी थी। उसने मुझसे कहा, मैं यहाँ काम नहीं करूंगी, इस घर में साया है, मेरा हिसाब किताब कर दो और मैं जाऊं यहाँ से। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हुई। मैंने उससे कहा, तफसील से बताओ क्या हुआ। लेकिन वो कुछ बताने पर आमादा नहीं हुई, बल्कि अपने पैसे छोड़कर जा रही थी। अचानक मेरी सास भी वहीं चली आए। उन्होंने पैसे निकालकर मुलाजमा को दिए और वो फारिग हुई। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई। ये तो कमरे से निकलती ही नहीं थी, मगर आज कैसे दरवाजे पर आ गए। लेकिन मैं मजीद कुछ न कही, चुपचाप घर से अंदर चली गई
और अपने ससुर के लिए खाना बनाकर उनके कमरे में ले जाने के लिए ट्रे तैयार की तो मेरी सास भी किचन में पहुंच गई। उन्हें किचन में देखकर मेरा दिल ही दिल में मजीद हैरान हुआ। अभी मैं उनके आने का मकसद ही तलाश कर रही थी कि बोल उठें, ये खाना मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ, मैं खिला दूंगी। मैंने बगैर कोई दूसरा लफ्ज कहे बर्तन उन्हें थमा दिए और खुद कमरे में चली आई। शायद आज का दिन ही एक के बाद हैरान किन मंजर देखने वाला था। इस दिन के बाद वो ससुर के कमरे में खुद जाने लगे। मुझे लगा उन्हें भी अपने शौहर का एहसास हो चुका है, इसलिए खिदमत कर रही हैं। मगर अब मेरे ससुर भी पहले से ज्यादा कमजोर हो गए थे और दिन बदन उनकी सेहत गिरती जा रही थी। एक दिन मेरे देवर ने अम्मा से कहा वो शादी करना चाहता है ताकि इसकी बीवी आए और घर में एक मजीद औरत की कमी भी पूरी हो। मेरी सास ना कुछ कहीं, मेरे देवर की शादी की तैयारियों में लग गईं। कम ही अरसे में मेरी सास ने मेरी शादी की सबसे कम दिलचस्पी मुकम्मल करके अपने बेटे की शादी कर दी और मेरी नई देवरानी शादी करके ससुराल आ गई। मेरी देवरानी बहुत मासूम और सादा मजाज थी और हर किसी की बात पर सर झुका देती और जमाने की चालाकियों से बिल्कुल भी नहीं आती थी। सास ने नई दुल्हन को आते ही ससुर के कमरे में खिदमत पर लगा दिया और मेरा देवर भी अपनी बेवी को यही तलकीन करता कि वो अपने बीमार ससुर की खिदमत दिलो जान से करें। मेरी देवरानी हर वक्त ससुर के कमरे में रहने लगी थी। मेरी सास ने एक मर्तबा फिर से अब कमरे से निकलना बंद कर दिया था और ससुर की सारी जिम्मेदारी मेरी देवरानी पर आ गई थी, जिसे वो खुशी इस लहूस से नभाह रही थी। उन्हीं दिनों मेरा देवर अपने एक दोस्त के घर ले आया और घर का ऊपर वाला पोर्शन किराया पर दे दिया। मेरी सास ने इस पर बातचीत की तो मेरे देवर ने कहा, घर का खर्च बढ़ गया है और अबा की दवाएं भी महंगी आ रही हैं, इसलिए हमें इजाफी आमदनी की जरूरत है। वैसे भी ये लड़का इसका बचपन का दोस्त है और देखा भाला है। सास ने देवर की बात सुनी तो खामोश हो गईं और अपने कमरे में चली गईं। दूसरे दिन मेरे देवर ने मुझे कमरे में आकर बताया कि इसका ये दोस्त पहली मुर्तबा घर से दौड़ आया है, इसलिए खाना पकाना नहीं जानता। अब से अपना इसका खाना भी हम बनाया करेंगे। मैंने अपने देवर की बात पर हामी भर ली। मैं रोजाना इसके दोस्त का भी खाना बनाने लगी। जब रोजाना इसके दोस्त का भी बनाने लेती तो वो मेरा देवर असे पहुंचा देता। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैं अपने कमरे में बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और अपने कमरे में आराम कर रहता था। घर वाले तो अपने कमरे में आराम कर रहे थे। मैंने उठकर हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोल दिया तो सामने मेरा दीवर का वही दोस्त खड़ा था जो ऊपर वाले हिस्से में रह रहा था। इतनी तेज बारिश और ठंड में वो मुकम्मल भीग चुका था और जल्दी जल्दी मुआजरत करता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। पीछे खड़ी में उसके दिल में हमदर्दी के जज्बात लिए फौरन किचन की जानिब बढ़ी और उस चाय बनाकर उसके लिए ले जाने लगी। इतनी ठंड में एक इंसान के लिए मेरे दिल में हमदर्दी और एहसास के जज्बात पैदा होना फितरी था। चाय लेकर ऊपर वाले पोर्शन में गई तो सामने ही वो अपने गीले कपड़े सिखाने की कोशिश कर रहा था। मुझे आता देखकर एक लम्हे के लिए वो ठठक गया कदम तो मेरे भी डिगम गाए, लेकिन मैं पूरे एतमाद से आगे बढ़ी और चाय इसके सामने पेश की। मेरे हाथ में चाय देखकर इसने इतने शुक्र के लहजे में कहा। इस वक्त चाय की सख्त तलब हो रही थी। मैं भी चाय देकर जल्दी से नीचे आ गई कि कहीं कोई देख ना ले। और फिर इस दिन के बाद मैं इस लड़के के गिरदोपेश बहुत सोचने लगी थी, क्योंकि वो शक्ल और सूरत में मेरे मरहूम
शौहर से कहीं ज्यादा अच्छा और परकशिश था। मैं बाक्सर ही इसके लिए कुछ ना कुछ बनाकर ऊपर ले जाने लगी और यूं हमारे दरमियान अजनबियत की दीवारें गर कर बेतकल्फी बढ़ने लगी। उधर मेरी सास का वही रवैया था, कमरे में बंद रहना, जबकि मेरी देवरानी ससर की खिदमत में मसरूफ रहती। दूसरी तरफ मेरे देवर के अंदाज और तर्ज भी इससे बदलते जा रहे थे। ना जाने क्यों वो अब अपनी बेवी से नाराज रहने लगा था। एक रात जब मैं उठकर अपने देवर के दोस्त से मिलने गई तो हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे। अचानक मेरी देवरानी वहीं पर आ गई। इसे देखकर मैं और लड़का दोनों ही घबरा गए। वो लड़का फौरन से पहले अपने कमरे में चला गया। मेरी देवरानी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, वो ससर के मेले अफसोस का इज़्घने आई थी। मेले कपड़े धोकर सिखाने आई थी, लेकिन ये सब देखकर इसे अफसोस हुआ। मैंने आगे बढ़कर देवरानी के पांव पकड़ लिए। वो ये बात किसी को ना बताए, वरना मैं कहाँ जाऊंगी। इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं। मेरी देवरानी ने मुझे एक मौका और दिया और वो चली गईं। इस दिन के बाद मैं मुहतात हो गई, लेकिन अब भी अपने देवर के दोस्त से राब्ता खत्म नहीं किया। अब ये मेरे बस में नहीं था। मैं इससे मोहब्बत करती थी और हमेशा मिलते रहना चाहती थी, बल्कि इसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा, मुझे यहाँ से ले जाएगा। बस कुछ दिनों की बात है। मगर अब मुझे अपनी देवरानी की तरफ से डर लगा रहता और किसी तौर पर भी यकीन नहीं आता था। एक दिन मेरा ससर बहुत बुरी हालत में था, तो मेरी देवरानी ने मुझे बुलाया और कहा, आज खराब है, मैं आकर देख लूं। जब कमरे में गई तो मुझे वाकई बहुत बीमार लग रहे थे और लगता था कि आज वो नहीं बचने वाले। मेरी देवरानी ने मजीद कहा, वो उसे को बुला रहे ताकि वो आज उनके पास रहे। मैंने हामी भर ली और ससर के कमरे से निकलकर सास के कमरे की तरफ जाने लगी। लेकिन ना जाने मेरे दिल में इस वक्त क्या ख्याल आया कि मैं वहीं से मुड़कर अपने कमरे में चली आई और फौरन कंबल ओढ़ कर सो गई। कुछ ही देर बाद मेरे देव के कदमों की आवाज आई। यकीनन वो घर वापस आ चुका था। मैं उठकर झांका तो वो कमरे में चक्कर काट रहा था। मुझे आता देखकर उसने अपनी बेवी के बारे में पूछा तो मैंने दिल में सोचा, यही मौका है, लोहा वार कर देना चाहिए। मैंने उसे कहा, जानते हैं, सारा दिन वो न जाने उसकी क्या हरकत है। मेरे देवर के दिल में पहले ही बेवी के लिए बदगमानी टिपक रही थी। मेरी बातों ने जल्दी तेल का काम किया। वो फौरन वहां से निकलकर अपने बाप के कमरे की जानिब गया, लेकिन अंदर न जाने आसमान फट पड़ा जब देवर ने देखा कि जमीन पर गिरा हुआ है और उसकी बीवी इसके बाप के ऊपर झुकी हुई है। इस मंजर को मेरे देवर के जहन ने ना जाने किया, समझ लिया, कबूल न किया और मेरी बातों का भी असर था। वो दौड़कर अपनी बीवी की तरफ बढ़ा और इसे अपने बाप पर से हटा दिया। मेरे देवर ने अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं कोने में खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। शोर शराबे की बात सुनकर सास भी वहां से चली आईं और देवर को रोकने लगें। वो रोकने वाला नहीं था। इसने आगे बढ़कर अपनी बीवी को खड़े खड़े तलाक दे दी। ये सब इतना अचानक हुआ, कोई समझ ना सका, लेकिन मेरे देवर की बीवी अब भी रसवाइयां पेश कर रही थी और मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए उसने कहा, मैं उन्हें लोगों को बताऊंगी कि ससर की मौत के करीब थी, इसलिए मैंने सास को बुलाने भेजा। लेकिन जब मैं वापस नहीं आई तो वो ससर को अठाने की कोशिश करने लगी, जिसके नतीजे में वो वहीं गिर गए। लेकिन मैं इस लम्हे से सांप बन गई और अपने देवर से कहा, ये बहुत दिन से
इस घिनौने फेल में मुलव्वस थी और मैं ही चिप-चॉप ये सब देख रही थी कि मेरा सच बोलने से कोई भी यकीन नहीं करता। मेरी देवरानी बड़ी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। इसे तो तलाक हो चुकी थी, लेकिन इसके दामन पर लगा ये बदनामी का दाग मेरे झूठ बोलने से मिट चुका था। पर मैंने ही ऐसा नहीं किया। इसी दौरान मेरे देवर दौड़कर अपने बाप को उठाने की कोशिश की तो पता चला वो मर चुके हैं। शायद मेरे ससुर ने अपने बेटे की हरकत का सदमा दिल पर लगा लिया था। मेरी देवरानी इसी वक्त घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई और साजिद साहब अपने ससुरा की तदफीन में मसरूफ हो गए। मेरी सास इद्दत में बैठ चुकी थीं। लेकिन मैंने महसूस किया कि वो बहुत पुरसुकून थीं। मेरी सास की इद्दत मुकम्मल होने के कुछ दिन बाद एक दोस्त इस से मिलने आई। मैं अपनी सास के कमरे के बाहर की जानिब खड़ी हो गई, जहां से अंदर की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने खिड़की का पर्दा जरा सा सरका लिया। जहां से खुशी दिल से बातें कर रही थी, लगता ही नहीं था। मेरी सास खुशी दिल से बातें कर रही थी, लगता ही नहीं था कि कुछ महीने पहले इस औरत का शोहर मर चुका है। कुछ देर बाद मेरी सास उठकर अपनी अलमारी की जानिब गईं और एक चड़ियासी अपने दोस्त के हाथ में थमा दी। मेरी सास के चेहरे पर एक प्रौसरार मुस्कुराहट थी। अगले ही लम्हे मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई जब मेरी सास ने अपनी दोस्त से कहा, वो काम मुकम्मल कर चुकी है और एक तीर से दो शिकार हो गए हैं। एक तरफ शौहर की ये दवा बलर देने से बिस्तर पर लगा दिया और दिन बदन उन्हें कमजोर करके खत्म कर दिया, और कि दूसरी जानिब भो करके खत्म कर दिया, जबकि दूसरी जानिब बहू को भी ठकाने लगा दिया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी सास इस वक्त तक भी जा सकती है। दूसरी औरत, जो कि मेरी सास की दोस्त, अब वो मेरे बारे में पूछ रही थी, जिस पर वो औरत बता रही थी कि मैं इसी घर में रहूंगी क्योंकि एक मुलाजमा की भी जरूरत है। इसी लम्हे मुझसे अपनी संगीन गलती का एहसास हो चुका था। मुझे इस दिन अपनी देवरानी के साथ ये जुल्म नहीं होने देना चाहिए था और बाद में सच बोलकर उसे बचा लेना चाहिए था। मेरी सास पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी सास इस हद तक भी जा सकती थी। मैं इस घर से इस लड़के के साथ भाग गई थी। जिस लड़के के साथ मैं भागी थी, इसका अपना भी कोई मजबूत ठिकाना नहीं था। इसलिए वो रात मुझे अपने दोस्तों के पास ले गया और कहा, आज रात यहीं गुजारेंगे। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे रात को मेरी आंख खुली, मुझे खबर ही नहीं हुई और जब सुबह जागी तब मेरा जीवर वाला बेग गायब था। और वो रात ना जाने वो रात ना जाने वो कौन सा चोर लेकर गया। इसे जगा कर सारी सूरत साथ भागी थी। इसे जगा कर सारी सूरत हाल बताई, कौन उठा कर ले गया। लेकिन एक दिन मेरे जहन मैं ख्याल आया, मेरे हाथ में बैग देकर इसके दोस्तों को पता चल गया होगा कि बैग में जरूर कुछ सोना है, क्योंकि हमेशा घर से भागने वाली लड़कियों के पास ये सब जरूर होता है। मैंने इस लड़के से कहा, ये सब तुम्हारे दोस्तों का क्या हुआ है? अगर वो जेवर नहीं मिला तो मुश्किल हो जाएगी। हमारे पास पैसे कम हैं, हम गुजारा नहीं कर सकते। वो लड़का मेरी बातों में आकर अपने दोस्तों से लड़ने लगा। इसके नतीजे में उन्होंने हमें वहां से निकल जाने का कहा। हम दोनों वहां से निकलकर किसी नए ठिकाने की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। शाम तक इस लड़के ने मुझे कहा, एक औरत के पास कभी नहीं रहा, इसलिए तुम कहो तो वहां ले चलूं। हमारे पास कुछ दिन गुजारने के लिए ठिकाना होगा। मुझे पता तो चल गया था कि मैं भागकर कितनी बड़ी गलती कर चुकी हूं, लेकिन इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता न बचा था, इसलिए मैं फौरन मान गई।
मगर अगले ही लम्हे इस लड़के ने मुझे जो बात बताई, इसे सुनकर मेरी रूह कौंप गई। इसने कहा वो कोई ठीक औरत नहीं है। मैं समझ गई थी, मगर फिलहाल भरोसा करने के सफर पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ऐसी जगह पर ना जाने कौन मर्द अच्छे होते हैं, मुझे शुरू से एहसास हो रहा था। मैंने अब मजबूरन अंदाजा करते हुए कहा, कुछ भी हो बात से रात गुजारने के लिए अकेले कहीं ले जाओ, मुझे तुम पर यकीन है। इस तरह तुम पर यकीन है। इस तरह हम दोनों इस औरत के घर पहुंच गए। हर तरफ रंग बिरंगी लिबास में मलबूस औरतें घूम मगर मैं चुपचाप वहां सब कुछ घूम रही थी। मगर चुपचाप सब कुछ देखती रही। रात सोने के लिए इस औरत ने मुझे एक अलग कमरा दिया जब लड़के को इसके अंदर भेज दिया। मुझे बहुत फिक्र हुई और कहीं कहीं शक भी कि मेरे साथ कोई धोखा होने वाला है। मुझे अब भी यहीं रहना है, जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी। मैंने इस औरत की मिन्नतें की, वो मुझे यहाँ से जाने दे, लेकिन वो नहीं मानने वाली थी। 2 दिन बाद में अपने कमरे की खिड़की से बैठी बाहर का मंजर देखते हुए अपनी किस्मत और गलतियों को कोस रही थी। इस औरत के घर एक मांगने वाला साइल दरवाजे पर आया। मैंने मौका पाकर साइल से कहा कि अगर वो मुझे यहाँ से निकाल लें, मैं मदद करूंगी, तो मैं इसे भारी रकम दूंगी। साइल यहाँ आने का आदी था और यहाँ से सब इल्म था, इसलिए इसने मेरी बात मानकर अगली रात मुझे इसके घर की दीवार को कूद जाने में मदद दी, और यूं मैं इस गंदी जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। ओहन, मेरे पास एक आखिरी सोने की चीन बच्ची थी जो मेरी गर्दन में पहनी हुई थी। मैंने वो निकालकर साइल के हवाले कर दी और खुद आगे की राह ली। मेरे पास कोई ठिकाना, कोई तालीम, कोई पैसर छपाने की छत तक कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए मुझे इस साइल के कुछ दिन पनाह मिल गई और उसके कहने पर आकर मैंने भीख मांगना शुरू कर दी, क्योंकि उसके अलावा मुझे कोई मजीद काम नहीं मिलना था और बाहर दुनिया बहुत खराब थी। मुझे कभी कभी शुरू से एहसास होता कि ये सब मेरे इस गुनाह की सजा है जो मैंने अपनी देवरानी और मरहूम ससर के खिलाफ झूठ बोलकर की। मगर मैं फिर भी खुशकिस्मत थी कि मुझे अपनी सच्चाई में दुनिया में ही मैसर आ गया था और माफी मांगने का मौके दुनिया में जी सर आ गया था। नाजरीन, आप सब लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।